हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके और हमारे परिवार तैयारी टू एक्स पर। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम 2026 के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर क्लास आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं पहली सवाल की ओर। तो पहली सवाल में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तैयार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। सर्वाधिक उत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा, यानी सर्वोत्तम। यानी निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो संयोजक तैयार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, यानी सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन ए में दिया नाइक्रोम, बी में दिया टंगस्टन, सी में दिया तांबा और डी में दिया मैग्नीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी तांबा। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। फ्यूज तार जो होती है किस पदार्थ से निर्मित होती है, यानी फ्यूज तार किस पदार्थ से बनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया तांबा, बी में दिया टंगस्टन, सी में दिया लेड और डी में दिया नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी तांबा। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। जब आप ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, तो वो क्या है? तो एक अर्धचालक है। अर्धचालक का ही जब आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ताप जब बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर में देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है अतिचालक, बी में दिया अर्धचालक, यानी हमारा जो सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। अब ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि आदर्श वोल्टमीटर, यानी जब यहाँ पे वोल्टमीटर की बात किया जाए तो इसका आंसर होगा अनंत। और यही आमीटर की बात की जाए कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध होता है 0 और एमीटर का क्या होता है? अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी अनंत। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। तो मैंने बताया पहले ही कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक जो होती है प्रति सेल्सियस होती है या केल्विन सेल्सियस होती है। प्रति सेल्सियस या केल्विन सेल्सियस। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी प्रति सेल्सियस देखने को नहीं मिल रही है, तो प्रति केल्विन ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है? जो विद्युत धारा से जलती है, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी वो जलेगी। यानी स्विच जब ऑन कीजिएगा तो बल्ब में क्या होगा? पहले तो ताप बढ़ेगा, उसके बाद ताप स्थिर हो जाता है। यानी ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में कहा है कि प्रथमतः बढ़ता है, यानी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, यानी उसके बाद रुक जाता है। पहले बढ़ेगा उसके बाद और रुक जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट। रुकेगा नहीं, यानी स्थिर ही रहेगा। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है। इसको क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। यानी ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 3.6 × 10⁶ जूल, यानी एक किलोवाट घंटे किसके बराबर होती है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य, यानी जो मनुष्य ठीक ठाक है, तो उसका शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध है कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² में R होती है। V² में R होती है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है V² में R, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एम्पियर जो होती है विद्युत धारा का मात्रक होती है। यानी विद्युत धारा को हम आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? तो आई के द्वारा सूचित करते हैं। और घंटा जो होती है समय होती है। घंटा क्या होती है? समय। तो समय को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? यानी आई टी।
तो आई गुणे टी जो होती है क्यू के बराबर होती है, यानी क्यू क्या होती है, आवेश। यानी इसका जो आंसर होगा आवेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। अगर यहीं पे पूछे आपसे एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो वो भी क्या है, आवेश का ही। घंटा की जगह पर देखिए समय दे सकता है, मिनट दे सकता है। एम्पियर सेकंड पूछे या एम्पियर घंटा पूछे या एम्पियर मिनट पूछे तो किसका मात्रक होगा, आवेश का। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल जो होती है चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी 1/b। यानी जबकि बात करें आवर्तकाल को टी द्वारा शोषित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा शोषित किया जाता है। तो आवर्तकाल क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से साफ जानकारी मिलती है कि जब इसका मतलब यही होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाएंगे तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। यानी जब पूछा गया इस सवाल में कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा रहे हैं तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक है, यानी मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम्पियर मिनट प्रति न्यूटन होता है। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम में आपको चर्चा किया गया है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो आप सभी से एक सवाल है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, इसको आपको कमेंट में आंसर फेंक के मारनी है, यानी इसका आंसर बतानी कमेंट में कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु। देखिए यह शब्द आपको जहाँ भी देखने को मिले व्हीटस्टोन सेतु, तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रतिरोध का ही मामला है। जिस भी सेंटेंस में आपको व्हीटस्टोन सेतु देखने को मिले, जिस भी सवाल में देखने को मिले, तो आप समझिए कि वहाँ पे प्रतिरोध का ही मामला है, यानी उसका आंसर जो होगा प्रतिरोध से ही मिला जुला कर होगा, यानी प्रतिरोध से ही रिलेटेड होगा। तो समझिए व्हीटस्टोन सेतु किससे से कंपेयर करता है, तो प्रतिरोध से ही कंपेयर करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और मैंने व्हीटस्टोन सेतु से जितने भी सवाल बनने वाले थे सबको यहाँ पे कॉपी किया है, यानी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। तो देखो भाई, जब क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कि सवाल नंबर देखिए 16 में फिर वही सवाल आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज को मापा जाता है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को मापा जाता है, ऑप्शन ए में दिया उच्च प्रतिरोध, बी में निम्न प्रतिरोध, सी में दिया उच्च तथा निम्न प्रतिरोध और डी में दिया विभवांतर। तो इसका सही आंसर होगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। इसका क्या आंसर सही होगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर को वोल्ट द्वारा मापा जाता है। आपको पता है कि विभवांतर जब भी मापा जाएगा वोल्ट में मापा जाएगा, जिसे भी द्वारा हम सूचित करते हैं। तो वोल्ट सवाल किस ऑप्शन में दिया गया, तो वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो विभव मापी द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि विद्युत परिपथ किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। 19 नंबर सवाल में है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होती है 0 के बराबर होती है, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें 0, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 20 में है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस भी सवाल में आपको व्हीटस्टोन देखने को मिले तो आप समझिएगा कि उसमें प्रतिरोध का ही मामला है। तो ये भी सोच समझ के देखना है कि प्रतिरोध आपको सारे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। जैसे ऑप्शन ए में भी सिर्फ उच्च प्रतिरोध और बी में दिया अल्प प्रतिरोध और सी में दिया उच्च एवं अल्प दोनों और डी में विभवांतर। तो आप समझिए विभवांतर को यहाँ से कट कीजिए, विभवांतर तो होगा नहीं, प्रतिरोध का ही मामला है, यानी 3 ऑप्शन बच रहा है। तो उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, यानी उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में
व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर, किसी भी धातु के तार को गर्म कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। जब धातु के तार को गर्म कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट, यानी बढ़ता है। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद करते हैं इस बार भी पूछा जाएगा। तो ताप वैद्युत युग्म में प्रवाही धारा को क्या कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाही धारा को कहा जाता है सीबेक धारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको भी माइंड में रखिएगा या हो सके तो कॉपी पे साइड में लिख लीजिएगा। 23 नंबर सवाल बोल रहा है कि चुक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, यानी चुक कुंडली का कार्य सिद्धांत जो है क्या चीज़ पर आधारित है, तो स्वभाव पीरियड के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 24 में पूछा गया कि अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो ट्रांसफार्मर जो होती है क्या बढ़ाती है, तो ट्रांसफार्मर जो होती है विद्युत धारा का प्रवाह करती है, यानी धारा ही बढ़ाती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जो चुक कुंडली का शक्ति गुणांक है। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, यानी ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, यानी इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा कि चुक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होती है 0 होती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है, तो संधारित्र का शक्ति गुणांक जो है लगभग 0 के बराबर होता है, यानी 0 होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ जो होती है इसको कहा जाता है दोलनिक परिपथ, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि प्रतिबाधा का SI मात्रक होता है। प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा जो होती है एक प्रकार का प्रतिरोध ही होती है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, यानी प्रतिबाधा का भी SI मात्रक क्या होगा, ओम होगा, ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। शक्ति गुणांक जो होती है 2 से 2.5 के बीच में बदलती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है। यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है, तो ये भी MVVI है, यानी मोस्ट VVI सवाल है, इसको भी आप कॉपी पे लिखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इसके। तो ऑप्शन बी जो है कॉस फाई, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट। यानी यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो देखा हमारे भाई, सवाल नंबर 31 में क्या पूछा था। सवाल नंबर 31 में पूछा था कि AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, यानी AC परिपथ क्या होती है, अल्टरनेट करंट परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो प्रतिरोध में होती है, यानी ऑप्शन सी इज राइट होगा। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए, तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को इसलिए परतदार रखा जाता है कि ऊर्जा क्षय को रोक सके, ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए परतदार रखा जाता है। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है। एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है, तो एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो माध्य मान होता है 0 होता है, यानी ऑप्शन ए में दिया होगा 0, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। तो रही बात PDF की, तो इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको PDF के लिए कुछ करना नहीं है, PDF आपको बिल्कुल मुफ्त है। तो आपको सिर्फ मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर आपको क्या करनी है, व्हाट्सअप कर देनी है, और आपको PDF आपको पर्सनली मैं सेंड कर दूँगा, और इसकी कोई आपसे चार्ज नहीं ली जाती है। तो आपको PDF चाहिए तो आपको 6207418142, यानी इस नंबर पर आपको क्या करनी है, मैसेज करनी है, और आपको PDF मिल जाती है। तो सवाल नंबर 34 में पूछा गया कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश तंतु संचार जो है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा भाई, अपवर्तनांक का मान घटेगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट होगा।
सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितने से कम नहीं होती है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं होती है। तो सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया कि हवा में ER का मान होता है। तो हवा में ER का मान होता है 1, और जबकि आपसे बात की जाए कि पानी में ER का मान, तो पानी में ER का मान क्या होता है? 80 होता है, 80 या 81 होती है, ठीक है। और हवा में ER का मान क्या होती है? 1, यानी ऑप्शन ए इज राइट। और अगर यही पूछा जाए कि धातुओं का ER क्या होता है, तो अनंत होता है। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 38 में पूछा गया कि विद्युत आवेश का क्वांटम EAC मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम EAC मात्रक जो होती है 4.78 गुणे 10⁻⁻10 होती है। 4.78 गुणे 10⁻⁻10 होती है। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन ए इज राइट होगा। सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होती है संरक्षी होती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया कि विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र को हम E द्वारा सूचित करते हैं, और E बराबर हो क्या होती है? इसका सूत्र जो होती है E बराबर F/Q होती है। F/Q, यानी F क्या है? बल, और Q क्या है? आवेश। तो बल का जो बीमा होती है, बल की बीमा होती है mL/T²2, और आवेश की क्या होती है? AT। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगी? mL/T⁻³ और A⁻⁻1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास की अंतिम सवाल यही रही। तो आप 40 सवाल में कितना स्कोर किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी इसी चैनल पे। तो जय हिंद, जय भारत।